ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसने अपने ड्रावर से एक फॉर्म निकाला और अपने सामने खड़े मयूर से पूछा, तो बताइए आप कौन कौन रजिस्टर करना चाहते हैं। मयूर ने अपना आईडी नंबर बताया 136। इससे पहले कि वह काउंटर पर खड़ा लड़का रोहित का आईडी नंबर 001 लिख पाता, रोहित ने फिर से अपना हाथ काउंटर पर मारते हुए कहा, मेरा आईडी नंबर होगा 325। यह नंबर ठीक अनिका के एक नंबर बाद था। काउंटर पर खड़ा लड़का यह जानता था कि नंबर 325 पहले ही किसी के नाम पर रजिस्टर्ड था, मगर अपने डिफेंडिंग चैंपियन की फरमाइश को वह कैसे नकार सकता था। उसने तुरंत फॉर्म पर 325 रजिस्टर कर दिया और रोहित को एक नया बैंड भी दे दिया। उसके बाद उस लड़के ने मयूर से पूछा, आपका तीसरा प्लेयर कहाँ है। तब रोहित ने जवाब देते हुए कहा, वह बिजी है, उसका कंटेस्ट आईडी है 324। रोहित के मुंह से यह बात सुनते ही उस वॉलंटियर ने चुपचाप फॉर्म में नंबर 324 रजिस्टर कर दिया और उस फॉर्म को स्टैंप लगाकर प्रोसेसिंग के लिए अपने साथी को दे दिया। मयूर और रोहित जब वापस जाने लगे तब काउंटर पर खड़े उस लड़के ने मयूर और रोहित से ऑल द बेस्ट कहा। मयूर मुड़कर उसे थैंक्स कहने लगा। तभी मयूर ने देखा कि एक और कंटेस्टेंट रजिस्टर काउंटर पर आया और उस लड़के से कहने लगा, मैं अपनी टीम रजिस्टर करना चाहता हूँ। काउंटर पर खड़े लड़के ने जवाब देते हुए कहा, देखो तीनों मेंबर्स का यहाँ होना जरूरी है, इट्स रोल। अगर एक भी मेंबर यहाँ खुद आ नहीं सकता तो मैं टीम रजिस्टर नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। मयूर ये जानकर हैरान था कि आखिर उस लड़के ने उसके रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपने रूल को क्यों तोड़ा था। रजिस्ट्रेशन ऑफिस से बाहर निकलते ही मयूर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दबी हुई आवाज में मयूर ने रोहित से कहा, तुमने देखा अभी अभी अंदर क्या हुआ। तुम सोच में पड़ गए होगे कि आखिर उसने हमें बिना कोई सवाल टीम रजिस्टर करने कैसे दी, जबकि हमारा तीसरा मेंबर रजिस्ट्रेशन काउंटर पर हमारे साथ मौजूद भी नहीं था, लेकिन बाकियों को उसने यही चीज अलाउ नहीं की। रोहित ने भी दबी हुई आवाज में मयूर से पूछा, हाँ मैं भी यही सोच रहा था, आखिर ऐसा क्या किया होगा उसने। मयूर ने यहाँ वहाँ देखते हुए फिर से दबी हुई आवाज में रोहित से कहा, क्योंकि मुझे लगता है वह मुझे पहचान गया और तुम अब मेरे टीम मेंबर हो। मुझे नहीं लगता मुझे तुमसे कोई बात छुपानी चाहिए। देखो इस चैंपियनशिप में अगर एकेडमी की दीदी और डिफेंडिंग चैंपियन के बाद अगर कोई चैंपियनशिप टाइटल जीतने का सबसे ताकतवर दावेदार है तो वह मैं हूँ, मयूर गुलेरिया। मयूर के मुंह से अपना नाम सुनकर रोहित हैरान हो गया। तभी मयूर ने रोहित के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखो यह बात बिल्कुल सीक्रेट रहनी चाहिए। मैं जानता हूँ मेरा नाम सुनकर तुम्हें घबराहट होने लगी होगी, तुमने जरूर मेरा नाम सुना होगा। मेरे किस्से और कारनामे ऐसे हैं कि आम आदमी मेरा नाम सुनकर बिल्कुल तुम्हारी तरह घबरा जाता है, मगर मेरी बात सच मानो, तुम मेरे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हो। मैं उतना डेंजर नहीं जितना तुमने सुना है। हाँ, मगर कोई अगर मेरा रास्ता काटने की कोशिश करे तो मैं उसे बड़ी सफाई से रास्ते से हटा देता हूँ। आफ्टर ऑल आई एम ए बिजनेसमैन। रोहित अच्छी तरह जानता था कि आकाश गुलेरिया की सारी अंडरग्राउंड काम मयूर गुलेरिया ही संभालता था, जिन्हें पूरी तरह से कानूनी नहीं कहा जा सकता था। मगर रोहित ने कभी मयूर को देखा नहीं था, मगर आज मयूर की बातें सुनकर रोहित को मयूर डेंजर कम और फनी ज्यादा लग रहा था। एक ऐसा नौजवान लड़का जिसे अपनी काबिलियत पर जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस था। मयूर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए रोहित से कहा, देखो मगर मेरा नाम सुनने के बाद तुम किसी तरह के प्रेशर में मत आ जाना। यह खेल खतरनाक है, मगर यहाँ जो प्रेशर में आ गया उसका चैंपियनशिप से बाहर होना तय है। तुम अपनी वाइफ से भी कह देना कि मेरी असलियत जानने के बाद वह भी किसी तरह के प्रेशर में ना आए। हमें रिलैक्स होकर हर फाइट लड़नी है। वैसे दोस्त बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं, यह तुम्हारी वाइफ डिफेंडिंग चैंपियन की इतनी बड़ी फैन है, उससे मिलने के लिए इतनी उतावली हो रही है, क्या इस बात को लेकर तुम्हें जेलसी नहीं होती। मैं जानता हूँ यह तुम्हारी पर्सनल बात है, मगर अब टीम मेंबर से छुपाना कैसा। रोहित ने मयूर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, वैसे तो मैं भी ब्रह्मपुत्र एकेडमी की दीदी का बहुत बड़ा फैन हूँ और उस बात से उसे भी कोई इतराज नहीं। मयूर हैरान होकर दीदी को रोहित को देखता रहा। वहां अनिका उस वक्त
पागल बुढ़े का पीछा करती हुई बेसमेंट के एक कोने में पहुंची। भीड़ काफी थी, इसलिए अनिका ठीक से देख नहीं पा रही थी कि आखिर वह पागल बुढ़ा क्या करना चाहता था। मगर वह बेसमेंट के एक कोने में जाकर एक कमरे के पास खड़ा हो गया। अब अनिका एक जगह खड़ी होकर उसे बड़े ही ध्यान से देखने लगी। कमरे के दरवाजे के पास पहुंचकर उस पागल बुढ़े ने यहाँ वहाँ देखना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी की तलाश में यहाँ आया था और उसे वह मिल नहीं रहा था। फिर अचानक ही उसने स्टैंड के नीचे बने कमरे का दरवाजा खोला और उसके अंदर चला गया। उस बुढ़े का यह बिहेवियर देखकर अनिका हैरान हो गई। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यह पागल बुढ़ा गुलेरिया हाउस में यहाँ तक किसे ढूंढता हुआ आया था। जहाँ तक आने का उसका मकसद क्या था। अनिका धीरे धीरे उस कमरे की ओर आगे बढ़ने लगी। दरवाजे तक पहुंचने के बाद अनिका ने एक बार पीछे मुड़कर देखा कि कहीं कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा था। जब उसे यह लगा कि सारे लोग बीच में चल रही फाइट देखने में बिजी थे, अनिका भी उस दरवाजे को खोलकर कमरे के अंदर चली गई। अनिका कमरे में पहुंचने के बाद यह देखकर हैरान रह गई कि वह पागल बुढ़ा कमरे में कहीं नजर नहीं आ रहा था। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह बुढ़ा अचानक ही गायब कैसे हो गया था। अनिका ने खुद उसे दरवाजे के अंदर आते हुए देखा था। उस कमरे में और कोई दरवाजा नजर नहीं आ रहा था। तभी अनिका की नजर सामने पड़े टेबल पर गई। टेबल के ठीक नीचे कुछ चिप्स पड़ी थी और एक पानी की बोतल भी टेबल पर उल्टी पड़ी थी, जिससे अभी भी पानी टपक रहा था। जब अनिका ने गौर से देखा तो उस टेबल के पीछे एक बड़ा सा कपड़ों का ढेर उसे हिलता हुआ नजर आया। जब अनिका ने ऊपर से कुछ कपड़े हटाए तो अनिका यह देखकर डर गई कि वह पागल बुढ़ा उस कपड़े के ढेर के पीछे छुपा था और उसके मुंह में एक बड़ी केक थी। उसके हाथ में खाने पीने की काफी चीजें थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह पागल बुढ़ा कमरे में खाना चुराने आया था। अनिका को देखकर वह तरह तरह के मुंह बनाने लगा और अपनी उंगलियों पर लगी केक को चाटने लगा। झुलसा हुआ चेहरा और उस पर वह बुढ़ा इतनी अजीब तरीके से केक खा रहा था, जिसे देखकर अनिका कुछ सेकंड के लिए डर गई थी। अनिका इतना तो समझ गई थी कि यह बुढ़ा यहाँ खाने की तलाश में आया था। केक खाते हुए उसे देखकर अनिका को ऐसा लगा जैसे उसने कई सालों से अच्छा खाना नहीं खाया था। बूढ़ा लगातार बड़ी बड़ी आंखों से अनिका को देखता रहा, मगर अपने हाथों से केक भी खाता रहा। अनिका ने उससे पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अनिका की बात का उस पागल बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया। वह लगातार अपनी उंगलियों से केक चाटता रहा। कहीं न कहीं अनिका को उस बूढ़े को देखकर यह शक भी हो रहा था कि वह जो कुछ भी कर रहा था या वह एक्टिंग थी या सचमुच ही पागल था। अनिका अभी उसे और कुछ पूछती उससे पहले एक वॉलंटियर कमरे में आ गया। वॉलंटियर ने जैसे ही उस बुढ़े के हाथ में खाने पीने का सामान देखा, उसने एक हाथ से बुढ़े को कपड़ों के ढेर से बाहर निकाला और बड़ी सख्ती से कहने लगा, ये भिखारी, तुम यहाँ कैसे घुसे? अरे यह खाने पीने की चीजें तुम्हारे लिए नहीं थी, यह तो एकेडमी की दीदी के लिए रखी थी और यह उनके लिए स्पेशल रूम है। तुम जैसे भिखारियों के लिए नहीं रिजर्व किया जाता है यह रूम। इससे पहले कि वह वॉलंटियर उस बुढ़े आदमी पर हाथ उठाता, अनिका ने उसे रोकते हुए कहा, मैं जानती हूँ इन्हें, इन पर हाथ मत उठाइए। अनिका की बात का जवाब देते हुए उस वॉलंटियर ने कहा, अरे ऐसे आदमी को यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? आपको एंट्री किसने दे दी? अब संभालिए, वीवीआईपी रूम है, देखो यहाँ पर कितना नुकसान कर दिया। वॉलंटियर की बातें सुनकर वह बुढ़ा आदमी बहुत घबराने लगा था, मगर उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई खाने पीने की चीजें नहीं छोड़ी। जब वॉलंटियर ने उसके हाथ से वह पॉकेट छीनने की कोशिश की, तब अनिका ने वॉलंटियर को रोकते हुए कहा, रहने दीजिए, मैं इसकी पेमेंट कर दूंगी। वॉलंटियर के हाथ में कुछ पैसे देने के बाद अनिका ने उस बुढ़े आदमी से कहा, चलो मैं आपको घर ले चलती हूँ। उस पागल बुढ़े ने अनिका को पहचान लिया था। हालांकि उसे शायद यह बात नहीं पता थी कि उसे अनिका कहाँ मिली थी, मगर वह यह जरूर जानता था कि अनिका का चेहरा उसने पहले कभी देखा था। इसलिए चुपचाप अपने हाथ में फूड पैकेट्स पकड़कर वो अनिका के पीछे चलने लगा। अनिका उसे लेकर पार्किंग लॉट में अपनी कार के पास पहुंची। अचानक आगे चल रही अनिका को यह महसूस होने लगा कि जैसे उसके पीछे चल रहा बूढ़ा पहले से जानता था कि उसे किस कार की ओर जाना है। अचानक चलती हुई अनिका रुक गई और मुड़कर उस बुढ़े को गौर से देखने लगी। बूढ़ा अभी भी अपने हाथ में पकड़ी हुई केक को अपने दूसरे हाथ से थोड़ा थोड़ा करके खा रहा था। अनिका अभी समझ नहीं पा रही थी कि क्या उसके सामने यह बुढ़ा सचमुच कोई पागल था या फिर कोई ऐसा इंसान था जो पागल होने की एक्टिंग कर रहा था। अनिका खुद एक डॉक्टर थी
और अच्छी तरह से जानती थी कि मेंटली रिटायर्ड लोगों की नब्ज आम लोगों से ज्यादा तेज होती थी। अनिका ने झटके से उस बूढ़े का हाथ पकड़ा और उसकी नब्ज तेज चेक करने लगी। नब्ज चेक की तो उसे ऐसा लगा कि सचमुच उसकी नब्ज काफी तेज थी, इतनी तेज कि एक सेकेंड के लिए अनिका खुद शॉक हो गई। अब उसे यकीन हो गया था कि उसके सामने खड़ा झुलसे हुए चेहरे वाला बुढ़ा वाकई मेंटली था। उस बुढ़े ने फिर झटके से अपना हाथ अनिका के हाथों से खींच लिया और फिर से फूड पैकेट में से एक और मिठाई निकालकर खाने लगा। जितनी मिठाई उसके मुंह के अंदर वह डाल रहा था, उसका आधा हिस्सा उसके मुंह के बाहर निकलकर जमीन पर गिर रहा था। उस बुढ़े ने जमीन पर गिरी मिठाई भी उठाकर फिर से खा ली। अनिका ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर बुढ़े को मिठाई इतनी पसंद थी कि उसने अनिका की बातों पर ध्यान नहीं दिया। अनिका ने मिठाई चबा रहे बुढ़े से पूछा, आप तो गुलेरिया हाउस में रहते हो, यहाँ तक कैसे पहुंचे? बुढ़े ने एक सेकेंड के लिए अनिका को देखा, मगर शायद वह अनिका की बात समझ नहीं पाया, इसलिए वह फिर से अपनी मिठाई खाने में बिजी हो गया। जब कुछ देर तक उसने कोई जवाब नहीं दिया, तब अनिका ने उससे कहा, चलिए मैं आपको घर ले जाती हूँ। यह कहते हुए अनिका ने अपनी कार का पीछे वाला दरवाजा खोला। अनिका ने बूढ़े बाबा को अंदर बैठने का इशारा किया। वो भी चुपचाप अनिका की बात मानने के लिए अंदर बैठ गए। अनिका ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार चलाने लगी। गुलेरिया हाउस की ड्राइविंग कम से कम आधे घंटे की थी। अनिका ने रोहित को मैसेज करते हुए लिखा, आई एम गोइंग होम। कुछ ही सेकेंड में रोहित का रिप्लाई आया, ओके बट याद रखना कल हमारी टीम मैच है, टाइम पर आ जाना, मैं तुम्हें रिमाइंडर भेजूंगा। वैसे मैं जानता हूँ अब तक तुम इतना तो जान चुकी होगी कि हमारा तीसरा टीम मेंबर तुम्हारा कजिन मयूर गुलेरिया है। अनिका यह बात बहुत पहले से जानती थी, इसलिए रोहित के मैसेज का जवाब देते हुए अनिका ने लिखा, हाँ जानती हूँ। अनिका ने फोन डैशबोर्ड पर रख दिया। तभी अचानक अनिका की नजर रियर व्यू मिरर पर पड़ी। पीछे वाली सीट पर बैठे बूढ़े बाबा को देखकर अनिका हैरान हो गई। लोगों को पागल लग रहा वह बूढ़ा पैसेंजर सीट पर अपने एक पांव पर एक पांव चढ़ाकर बिल्कुल आराम से बैठा था। यहाँ वहाँ देखकर हर चीज को छूने की कोशिश कर रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वही इस कार का मालिक था। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि अगर यह आदमी सचमुच कोई रास्ते का पागल भिखारी था तो उससे कार में इस तरह से बैठना किसने सिखाया हो सकता है। फिर एक पल के लिए अनिका को ऐसा भी लगा कि गुलेरिया हाउस में आने जाने वाले लोगों को देखकर शायद उसने भी इस पोजीशन में बैठना सीख लिया होगा। जैसे ही उस बुढ़े की नजर रियर व्यू मिरर में उसे देख रही अनिका पर पड़ी, वह हड़बड़ा गया। अपने हाथ में पकड़ी हुई मिठाई उसने अनिका को ऑफर की। जब उसने देखा कि अनिका को मिठाई खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो एक साथ पूरी मिठाई उसने अपने मुंह में ठूस ली। कुछ देर तक अनिका बस उस बूढ़े को अच्छी तरह नोटिस करती रही। फिर धीमी आवाज में अनिका ने उससे पूछा, क्या आप राजीव गुलेरिया को जानते हैं? मिठाई खा रहे बूढ़े ने जवाब देते हुए कहा, राजीव गुलेरिया? यह नाम कहने के बाद बूढ़ा बिल्कुल खामोश हो गया। अनिका ने सवाल दोहराते हुए पूछा, हाँ हाँ राजीव गुलेरिया, क्या आप उन्हें जानते हैं? बूढ़ा फिर से मिठाई चबाने लगा और अटकती हुई आवाज में अनिका से कहने लगा, नहीं मैं नहीं जानता, वह कौन है? बूढ़ा ये बात कहते हुए जिस तरह से हड़बड़ा रहा था, अनिका को शक हुआ कि शायद वह झूठ बोल रहा था। अनिका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए पूछा, अगर तुम राजीव गुलेरिया को नहीं जानते तो करण गुलेरिया को कैसे जानते हो? करण गुलेरिया का नाम सुनते उस बूढ़े आदमी ने मिठाई चबाना बंद कर दिया और इस बार बिना हड़बड़ाहट के कहने लगा, करण गुलेरिया बहुत अच्छा आदमी है और उसे उसकी बेटी वापस मिल गई है। रियर व्यू मिरर से बूढ़े को ऑब्जर्व करी अनिका ने पूछा, तुमने यह बात कैसे जानी? इस बात का उस बूढ़े के पास कोई जवाब नहीं था। अनिका रियर व्यू मिरर से बूढ़े आदमी को हर एक्सप्रेशन नोटिस कर रही थी। करण गुलेरिया की बात करते हुए बूढ़े के चेहरे पर खुशी नजर आने लगी थी। अनिका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, क्या तुम जानते हो करण गुलेरिया की बेटी कौन है? इस बात पर बूढ़ा खिड़की से बाहर देखने लगा और मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम ही तो हो करण गुलेरिया की बेटी, तुम वापस आ गई हो। अनिका ने पलटकर उस आदमी से कहा, मगर लोग कहते हैं कि मैं राजीव गुलेरिया की बेटी हूँ। जैसे ही अनिका ने अपनी बात पूरी की, उस बूढ़े आदमी ने तेज आवाज में अनिका से कहा, नहीं तुम उसकी बेटी नहीं हो सकती। फिर वापस अपनी आवाज धीमी करते हुए वह अटकती हुई आवाज में कहने लगा, वही आंखें, वही नाक, वही होंठ, तुम
गुलेरिया की बेटी हो। बूढ़े आदमी की बातें सुनकर अनिका की हैरानी और बढ़ने लगी। अनिका तक इतना जान चुकी थी, यह आदमी जो कोई भी था वह जरूर गुलेरिया परिवार के बारे में बहुत कुछ जानता था। यह कोई आम रास्ते पर चल रहा पागल नहीं था, बल्कि गुलेरिया परिवार के काफी गहरे राज इस आदमी के दिल में छुपे थे। अनिका का शक और भी ज्यादा मजबूत होने लगा था। अनिका को अब लगने लगा था कि हो न हो यह पागल बुढ़ा और कोई नहीं बल्कि गुलेरिया परिवार का वही खोया हुआ बेटा था जिसका नाम था राजीव गुलेरिया। अगर यही राजीव गुलेरिया था तो अनिका यह कंफर्म करना चाहती थी कि अनिका का बायोलॉजिकल फादर कहीं राजीव गुलेरिया ही तो नहीं है। फिर दूसरे ही पल अनिका को इस बात का भी ख्याल आया कि हो सकता है यह सब कुछ उसके मन का वहम हो और यह आदमी राजीव गुलेरिया ना हो। मगर अनिका किसी भी तरह से इस बात को कंफर्म करना चाहती थी। अनिका की कार कुछ ही देर में गुलेरिया हाउस पहुंच गई। अनिका कार को पार्किंग लॉट में पार्क करने के बाद अचानक ही पीछे मुड़ी और उसने तेजी से बुढ़े के सर के 2 बाल उखाड़ लिए। दर्द की वजह से बुढ़ा अपने हाथों से अपना सर मसलने लगा और हैरानी से अनिका की ओर देखने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था अनिका क्या करना चाहती थी। कुछ देर के लिए उसे अनिका से डर लगने लगा। अनिका कार से उतरकर बुढ़े के सर से निकाले हुए बालों को एक प्लास्टिक बैग में बड़े ही ध्यान से पैक करने लगी। इसके बाद अनिका ने बेंगलुरु में राजलक्ष्मी को मैसेज करते हुए कहा, तुम्हें एक सैंपल भेज रही हूँ, जितनी जल्दी हो सके मेरे सैंपल के साथ इस सैंपल का डीएनए टेस्ट मैच करवाओ और रिजल्ट आने पर मुझे बताओ। वह बुढ़ा कार की विंडो से बाहर खड़ी अनिका को घूर रहा था। जब अनिका ने राजलक्ष्मी को मैसेज भेज दिया तब उसकी नजर फिर से कार के अंदर बैठे बुढ़े पर पड़ी, जो उसे बड़ी बड़ी आंखों से दूर रहा था। जब अनिका ने कार का दरवाजा खोलकर उसे बाहर निकलने का इशारा किया तब वह बुढ़ा अनिका को देखते हुए धीरे धीरे कार से बाहर निकला। कार से उतरने के बाद उस बुढ़े ने अनिका को एक बार ऊपर से नीचे तक देखा। इसके बाद उसके मुंह से अचानक ही एक नाम निकला, स्वाति। यह नाम सुनकर अनिका हैरान रह गई। बुढ़ा दबी धीमी आवाज में बस एक ही नाम बार बार पुकार रहा था, स्वाति, स्वाति। हैरान अनिका ने बुढ़े से पूछा, क्या आप स्वाति मल्होत्रा को जानते हैं? क्या आप मिले हो उनसे? क्या आप मुझे बता सकते हो कि आप क्या जानते हो उनके बारे में? अनिका की एक साथ इतने सारे सवालों को सुनकर बुढ़े के चेहरे पर घबराहट आ गई। हालांकि उसका चेहरा पूरी तरह से झुलसा हुआ था, मगर उसकी दबी हुई आंखों से उसके मन के भाव साफ नजर आ रहे थे। जब अनिका ने बार बार उससे स्वाति के बारे में कुछ जानने की कोशिश की तब अचानक ही इस बुढ़े ने अपनी बात बदल दी। वह अब अपने मन ही मन एक ही चीज फिर से दोहराने लगा था, करण गुलेरिया की बेटी वापस आ गई, करण गुलेरिया की बेटी वापस आ गई। यह बात दोहराते हुए अपनी मिठाई खाने लगा और गुलेरिया हाउस के बाहर बने सर्वेंट क्वार्टर की ओर चलने लगा। वो जब तक अपने क्वार्टर के अंदर नहीं पहुंचा वह एक ही चीज दोहराता रहा, करण गुलेरिया की बेटी वापस आ गई। अगले दिन सुबह जब अनिका की आंखें खुली तब आर्यन को आकाश स्कूल ले जा चुका था। अनिका ने सबसे पहले अपने मोबाइल फोन को चेक किया, मगर वह यह देखकर निराश हो गई कि अब तक राजलक्ष्मी ने डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट भिजवाई नहीं थी। अनिका जानती थी कि सैंपल राजलक्ष्मी को रात देर में मिली होगी, इसलिए डीएनए टेस्ट रिपोर्ट निकालने में अभी भी कुछ घंटों का वक्त लग सकता था। जब अनिका नीचे लिविंग हॉल में पहुंची तब उसने देखा कि सीटिंग एरिया में सिद्धार्थ, नंदिनी और व्योमा आपस में कोई बातें कर रहे थे। तीनों का मूड काफी उखड़ा हुआ लग रहा था। व्योमा के बिल्कुल पीछे शारदा भी खड़ी थी। शारदा मायूस होकर सर झुकाकर खड़ी थी। जब अनिका नीचे पहुंची तब उसके कानों पर नंदिनी की आवाज पड़ी, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है व्योमा कि हमने बाहर किसी से कुछ कहा है? आखिर हमारे घर की पर्सनल बातें हम बाहर किसी से क्यों करेंगे? नंदिनी की बात में हामी भरते हुए सिद्धार्थ ने कहा, हाँ, इतनी पर्सनल बात तो हमने घर में भी किसी से नहीं कही। नंदिनी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो व्योमा, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत दुखी हो क्योंकि तुमने इतने बड़े साइबर सिक्योरिटी कोर्स में एडमिशन नहीं मिला, मगर इसका मतलब यह नहीं कि हमने कोई बात फैलाकर तुम्हारा एडमिशन होने से रोका है। तुम्हारा एडमिशन ना होने से भला हमें क्या फायदा हो सकता है? नंदिनी की यह बात सुनकर व्योमा ने अपनी नजरें झुका ली। तभी धीमी और दबी आवाज में शारदा ने नंदिनी से कहा, बेबी को पता चला है कि उनकी एप्लीकेशन में जो गड़बड़ी हुई थी उसकी वजह से वह सुनने वाली एप्लीकेशन जो बेबी ने बनाई थी वह घर में गलती से किसी के कंप्यूटर में चली गई थी।
यह बात एडमिशन देने वालों तक पहुंच गई थी और इसीलिए इतनी छोटी सी गलती की वजह से बेबी का इतने बड़े कोर्स में एडमिशन नहीं हुआ था। शारदा की बात पर सिद्धार्थ ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, मगर यह बात तो मैंने आकाश से भी नहीं कही। फिर वह कोर्स करने वालों तक यह बात कैसे पहुंच गई? यह बात तो मुझे भी हैरान कर रही है। नंदिनी ने व्योमा की ओर देखते हुए कहा, जरा तो सोचो व्योमा, अरे हम आखिर यह बात किससे कहेंगे? हम तो उस कोर्स वालों को जानते भी नहीं हैं। तभी धीमी आवाज में व्योमा ने नंदिनी की आंखों में आंखें डालकर पूछा, आप उस निखिल कोटी भास्कर को कैसे जानती हो? हैरानी से नंदिनी और सिद्धार्थ एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें यह नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर निखिल कोटी भास्कर का व्योमा की एडमिशन ना होने से क्या लेना देना हो सकता था। नंदिनी ने जवाब देते हुए कहा, देखो, हम उसे नहीं जानते। हमारा निखिल के साथ कांटेक्ट अनिका के थ्रू हुआ था। नंदिनी की बात काटते हुए सिद्धार्थ ने व्योमा से कहा, मगर हमने निखिल को जो कुछ भी हुआ उसके बारे में कुछ नहीं बताया और निखिल को भी यह बात नहीं पता था कि हमारी सिस्टम जिसकी वजह से हैक हुई थी वह तुम ही थी। व्योमा, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। तुम्हारे फ्यूचर के लिए मैंने खुद कितने सपने देखे हैं यह तुम खुद जानती हो। भला मैं तुम्हारी रास्ते की रिकॉर्ड कैसे बन सकता हूँ? व्योमा ने मायूसी से जवाब देते हुए कहा, बात आप पर भरोसे की नहीं है भैया। बात यह है कि हमारे फैमिली की बात बाहर लीक हुई कैसे, जिसकी वजह से मेरी एडमिशन नहीं हो पाई। इससे पहले कि सिद्धार्थ आगे व्योमा से कुछ कहता, नंदिनी ने सिद्धार्थ का हाथ पकड़ते हुए कहा, देखो सिद्धार्थ, हमने बहुत समझाने की कोशिश की, मगर व्योमा को अगर अपने ही परिवार पर भरोसा नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम क्यों कहेंगे किसी से घर की बातें? हम तो उस निखिल को अनिका के थ्रू मिले थे, तो क्या अब व्योमा अनिका पर भी शक करेगी? यह बात सुनते ही शारदा ने सबसे कहा, अब तो यह बात बिल्कुल साफ हो गई। अगर आप उस निखिल को अनिका की वजह से मिले थे तब तो यह बात साफ है कि घर में जो कुछ भी हुआ था वह सारी बातें अनिका ने ही निखिल को बताई होगी और उस लड़के ने उस कोर्स वाले को जाकर यह सब कुछ बताया होगा, जिसकी वजह से बेबी की एडमिशन रुक गई। मैं जानती हूँ यह सब कुछ उस अनिका ने क्यों किया है, क्योंकि वह जलती है हमारी बेबी से। हमारी बेबी हर चीज में इतनी टैलेंट है, इतनी गुणी है, इतनी सुशील है, बस इसी बात को लेकर वह जलती है बेबी से और इसीलिए उसने चालबाजी से बेबी का एडमिशन रुकवा दिया। तभी पीछे से एक सॉफ्ट और जेंटल आवाज सभी के कानों पर पड़ी, हाँ, मैंने ही बताया था सब कुछ निखिल को। सिद्धार्थ गुलेरिया मन ही मन यह बात अच्छी तरह जानता था कि निखिल को ना तो उसने और ना ही नंदिनी ने व्योमा के बारे में कुछ बताया था। इसका मतलब साफ था कि निखिल अगर यह इन्फॉर्मेशन पहुंची थी तो जरूर अनिका के थ्रू ही पहुंची होगी। इससे पहले कि सिद्धार्थ गुलेरिया कुछ रिएक्ट करता, अनिका की आवाज सबके कानों पर पड़ी। अनिका ने कहा, हाँ, मैं ही थी वह। अनिका की आवाज सुनते ही सब हैरान होकर किचन से बाहर निकल रही अनिका की ओर देखने लगे। अनिका के हाथ में एक प्लेट थी जिसमें ब्रेड, बटर, चीज और कुछ वेजिटेबल्स रखे थे। अनिका ने बड़े ही आराम से अपनी प्लेट से टोस्ट बटर की बाइट लेते हुए कहा, कहो, क्या पूछना चाहती हो तुम मुझसे व्योमा? अनिका की यह बात सुनते ही शारदा ने आगे बढ़ते हुए डाइनिंग टेबल पर बैठी अनिका से कहा, क्या मिलेगा तुम्हें यह सब कुछ करके और सबके सामने अभी इस तरह से इतनी आसानी से जो कुछ भी हुआ है उसे कबूल भी कर रही हो? बेबी का फ्यूचर बिगाड़ कर क्या मिलेगा तुम्हें? क्या तुमने वह बात नहीं सुनी कि दूसरों की लाइन छोटी करने से बेहतर है अपनी लाइन को बड़ी करो? अगर तुम जिंदगी में कुछ बनना चाहती हो, कुछ पाना चाहती हो, तो तुम भी बेबी की तरह मेहनत करो। इस तरह से किसी को जानबूझकर नीचा दिखाने से तुम्हारी नाक ऊंची नहीं हो जाएगी। शारदा की हैसियत वैसे तो घर में एक नौकरानी की थी, मगर पिछले कई वर्षों से व्योमा की पर्सनल केयर टेकर बनकर शारदा ने धीरे धीरे घर में अपनी धाक जमा ली थी। लोग भी शारदा को उतनी ही रिस्पेक्ट देते जितनी एक घर का सदस्य डिजर्व करता था। व्योमा अपनी जगह से कुछ कदम आगे आई और बड़ी ही पोलाइटली व्योमा ने अनिका से पूछा, आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्यों इस तरह मेरे कैरियर को बर्बाद करना चाहती हो तुम? नंदिनी और सिद्धार्थ भी अनिका की बात सुनकर हैरान थे। उन्होंने यह कभी नहीं सोचा था कि अनिका इस तरह से अपना किया सबके सामने कबूल भी कर लेगी। नंदिनी अब तक अनिका को जितना जान चुकी थी, उसे अब भी इस बात पर यकीन नहीं था कि अनिका जानबूझकर व्योमा के साथ कुछ गलत करेगी। व्योमा की बात का जवाब देते हुए अनिका ने बड़ी कैजुअली कहा, देखो, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वह तुम्हारी वजह से हुआ है, किसी और के कहने से या किसी के कान भरने से नहीं हुआ है। साइबर सिक्योरिटी का सबसे बड़ा नियम यह होता है
कि हमें लोगों को सिक्योरिटी देनी है, और अगर सिक्योरिटी एप्लीकेशन बनाने वाला ही सिक्योरिटी ब्रीच करता है तो यह एक बहुत बड़ी गलती है। चाहे सॉफ्टवेयर कितना भी फुल प्रूफ क्यों ना हो, एक छोटी सी गलती भी क्लाइंट के लिए बहुत डेंजरस हो सकती है। शारदा को अनिका की कही हुई बातें बिल्कुल समझ नहीं आई थी, मगर नंदिनी और सिद्धार्थ पूरी तरह से समझ चुके थे जो अनिका कहना चाहती थी। व्योमा भी शायद अनिका की बात पूरी तरह से समझ चुकी थी, मगर उसके चेहरे के रिएक्शन से ऐसा लग रहा था जैसे वह अनिका की यह बातें समझ नहीं पा रही थी। इससे पहले कि शारदा या व्योमा अनिका से आगे कुछ कहते, अनिका ने अपना नाश्ता पूरा किया और वहां से चली गई। अनिका को आज 2 फाइट्स लड़नी थी अपनी नई टीम के साथ। उसके लिए उसे 4 बजे तक वेन्यू पर रिपोर्ट करना था। अनिका जैसे ही मास्क लगाकर वेन्यू पर गई, मयूर गुलेरिया जिसे आज सफेद आउटफिट और रेड मास्क पहना था, वो रिंग के पास अनिका का इंतजार कर रहा था। अनिका को देखते ही मयूर ने कहा, अरे मैंने तुमसे कहा था कि ठीक 4 बजे पहुंच जाना। तुम 15 मिनट लेट हो गई, मगर कोई बात नहीं। अभी हमारी फाइट शुरू नहीं हुई, मगर इस फाइट के खत्म होते ही हमारी फाइट शुरू होगी। वैसे तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ बता दिया होगा, मगर तुम बिल्कुल भी इस बात को लेकर प्रेशर में मत आना। तुम्हारे साथ टीम बनाकर मैं तुम लोगों पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। मैंने कल तुम्हारी दोनों फाइट्स देखी, तुम वाकई ही बहुत अच्छी मार्शल आर्ट में हो। तुम्हारे साथ टीम अप करके हम जल्दी से चैंपियनशिप राउंड की ओर आगे बढ़ सकते हैं। मयूर गुलेरिया का ओवर कॉन्फिडेंस देकर अनिका को मयूर पर ताजुब हो रहा था। गुलेरिया परिवार से मयूर पर भरोसा रखकर उस पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी, मगर इस वक्त मयूर जिस तरीके की बातें कर रहा था, अनिका को लग नहीं रहा था कि मयूर जैसे टेम्परामेंट वाला लड़का इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा पाएगा। तभी नन्ही सी रिया को अपने हाथों में उठाए रोहित वहां पर आया। रोहित ने इस बार पूरा मास्क नहीं पहना था। रोहित ने इस बार जो मास्क पहना था वह रोहित के होठों के ऊपर से शुरू होता था। रोहित की आंखें, रोहित की स्टबल दाढ़ी और रोहित की कद काठी देखकर मयूर गुलेरिया कुछ देर सोच में पड़ गया। उसके बाद अचानक ही अपनी सोच से बाहर निकलते हुए मयूर गुलेरिया ने कहा, सच कहूं तो कुछ देर तक मुझे ऐसा ही लगा जैसे मेरे सामने डिफेंडिंग चैंपियन खुद खड़ा है, मगर फिर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि डिफेंडिंग चैंपियन का कोई बच्चे नहीं है। अगर तुम्हारे हाथ में यह प्यारी सी बच्ची ना होती तो मैंने खुद भी धोखा खा लिया था और तुम ही को डिफेंडिंग चैंपियन समझ लिया था। एनीवेज, तुम दोनों को रिंग में पहुंचने के बाद सिर्फ मेरा साथ देना है। मैं एक के बाद एक अपोजिशन को ढेर करता जाऊंगा। हो सके तो मेरी टेक्निक्स समझने की कोशिश करना, फ्यूचर में तुम्हें भी काम आएगी। और आईडी नंबर 324 तुम मुझे कवर करना। अगर किसी वक्त ऐसा लगे कि कोई ओपोनेंट टीम का फाइबर धोखे से मुझ पर पीछे से वार करने की कोशिश कर रहा है तो मुझे अलर्ट कर देना और उसे तुम्हारी वही टेक्निक इस्तेमाल करके पंच मारना जिसने कुछ वक्त के लिए वह मुझसे दूर हो जाए। अनिका और रोहित दोनों मयूर की बात सुनकर हाँ में अपना सर हिलाने लगे। मयूर ने स्ट्रेचिंग करते हुए कहा, अब बस कुछ ही मिनटों में हमारी टीम की पहली मैच शुरू होने वाली है। अब इस बच्ची का क्या करेंगे? इतनी भीड़ में बच्ची को अकेला छोड़ना ठीक नहीं रहेगा। रोहित ने मयूर की बात का जवाब देते हुए कहा, यह बात तुमने बिल्कुल ठीक कही। बच्ची को भीड़ में अकेला तो नहीं छोड़ सकते। मयूर कहने लगा, इतनी छोटी सी बच्ची को इस तरह की जगह पर लाने का क्या मतलब है? बच्ची को घर छोड़कर आते। तुम्हें पता था यहाँ पर हम तीनों एक साथ रिंग में उतरने वाले हैं, तो फिर बच्ची को यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? इस बात का जवाब देते हुए रिया ने कहा, डोंट वरी अंकल, फाइट में मैं भी आपकी मदद करूंगी। मयूर ने जवाब देते हुए कहा, बेटा इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मुझे तुम्हारी मम्मी पापा बड़े ही स्टेज लगते हैं, इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? तभी रोहित ने मयूर को बीच में रोकते हुए कहा, घबराओ मत, मैं रिया को अकेला नहीं छोड़ूंगा, उसे भी अपने साथ रिंग में ले आऊंगा। यह बात सुनते ही मयूर के होश उड़ गए। मयूर यहाँ वहाँ देखते हुए बिल्कुल धीमी और दबी हुई आवाज में कहने लगा, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? यह क्या कर रहे हो? इतनी छोटी सी बच्ची को फाइटिंग रिंग में लेकर जाना खतरे से खाली नहीं होगा। तभी रोहित ने बड़े ही कैजुअली जवाब देते हुए कहा, रिंग में मैं इसका ध्यान रखूंगा। वैसे भी मैंने तो यह टीम सिर्फ इसलिए ज्वाइन की थी क्योंकि टीम में तीसरे मेंबर्स का होना जरूरी था। मयूर को पहले तो रोहित की इस बात का हल्का गुस्सा आया, मगर फिर मयूर के दिमाग में यह ख्याल आया कि कहीं न कहीं रोहित की बात बिल्कुल सही थी।
मयूर अकेला ही अपोजिट टीम के 2 फाइटर्स के लिए काफी था और अनिका किसी एक कमजोर ओपोनेंट को संभाल लेगी। रोहित बच्ची के साथ रिंग में होगा। जब पूरा का पूरा स्टेडियम यह नज़ारा देखेगा तब उन्हें मयूर की ताकत का अंदाजा होगा। मयूर न सिर्फ इस टीम का कैप्टन होगा बल्कि लोग कहेंगे कि मयूर यानी कि कंटेस्टेंट 136 ए वन मैन आर्मी है। मयूर काफी सालों से गुलेरिया परिवार के लिए सीक्रेटली काम करता था। उसे कभी भी लाइम टाइम में आने का मौका नहीं मिलता था, इसलिए आज मिले मौके को वह गंवाना नहीं चाहता था। रोहित के सजेशन से मयूर को यह एहसास होने लगा कि वह बहुत जल्द लोगों की लाइमलाइट में आ जाएगा। इसलिए मयूर ने रोहित को थम्स अप दिखाते हुए कहा, ठीक है तो यह तय रहा, मैं और कंटेस्टेंट 342 अपोजिट टीम से लड़ेंगे और तुम बच्चे का ख्याल रखोगे। चलो यह तो हो गई स्ट्रेटजी प्लानिंग, मगर हमें टीम के लिए एक अच्छा सा नाम भी सोचना होगा। अनिका को धीरे धीरे मयूर की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। बस वो किसी तरह जल्द से जल्द इन प्रीलिमिनरी राउंड्स को पार करके सुखवीर सर के डिफेंडिंग चैंपियन के साथ मुकाबला करना चाहती थी। मयूर ने कुछ देर सोचने के बाद रोहित और अनिका से कहा, देखो इस चैंपियनशिप में एकेडमी की दीदी और डिफेंडिंग चैंपियन के बाद अगर कोई सबसे ताकतवर कंटेस्टेंट है तो वह मैं हूँ। अगर हाइट के हिसाब से देखा जाए तो हमारी टीम में कंटेस्ट 325 तुम सबसे लंबे हो, उसके बाद आती है हमारी कंटेस्ट 324 और मैं तुम दोनों से कद में छोटा हूँ, मतलब कि यहाँ भी मैं तीसरे नंबर पर हूँ। मुझे लगता है हमारी टीम का नाम होना चाहिए तीसरा कौन, इसलिए मैंने ये नेम पहले से दे दिया था अथॉरिटी को। मयूर गुलेरिया की बात सुनकर ना ही रोहित ने कुछ रिएक्ट किया और ना ही अनिका ने। दोनों ने लगभग एक साथ मयूर के सामने अपना अंगूठा दिखा दिया। कुछ ही देर में रिंग में खड़ा होस्ट अनाउंस करने लगा, अब अगली फाइट है तीसरा टीम कौन, और जंबाज सिकंदर टीम के साथ में टीम तीसरा कौन की कंटेस्ट 324 को हमने कल ही देखा था कि किस तरह एक ही पंच में खतरनाक फाइटर्स को ढेर कर दिया था। कंटेस्टेंट 324 की अनाउंसमेंट होते ही खचाखच भरे स्टेडियम में अचानक शोर उठने लगा। सभी लोग कंटेस्ट 324 के रिंग में उतरने का इंतजार कर रहे थे। होस्ट ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, टीम के कैप्टन है कंटेस्टेंट 136, जिन्होंने कल एक के बाद एक 2 मुकाबले जीतकर यह साबित कर दिया कि वह चैंपियनशिप के फाइनल राउंड में पहुंचने के प्रबल दावेदार हैं। और तीसरे कंटेस्टेंट है 325। तो आइए शुरू करते हैं यह दिलचस्प मुकाबला। जब अनिका रिंग में उतरी तब अनिका के सपोर्ट में स्टेडियम में बैठे सारे लोग चिल्लाने लगे, मगर अनिका बड़ी ही कैजुअली अपनी कमर मोड़कर वार्म अप कर रही थी। वहीं मयूर गुलेरिया हवा में जोर से हाथ उछालकर लोगों को थम्स अप करने का इशारा कर रहा था। मगर जब रोहित एक नन्ही सी बच्ची को लेकर रिंग में उतरा तो अचानक ही स्टेडियम में से आ रहा शोर बिल्कुल खामोश हो गया। लोग नन्ही सी बच्ची को देखकर हैरान रह गए। रिया ने एक प्रिंसेस ड्रेस पहनी थी और पिंक कलर का मास्क पहना था, और मास्क में से रिया की टिमटिमाती आंखें बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। लोग नन्ही सी प्यारी सी बच्ची को देखकर अचानक ही फिर से चीयर करने लगे। उन्हें एहसास हो चुका था कि आज रिंग में जरूर उन्हें कुछ अलग देखने को मिलने वाला है। तभी एक फीमेल फैन ने स्टैंड से चिल्लाते हुए कहा, वन पंच वुमन, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। लोगों ने देखा था कि किस तरह अनिका ने एक ही पंच में 2 खतरनाक फाइटर्स को ढेर कर दिया था। रातों रात अनिका को एक नया नाम अनिका के फैंस ने दे दिया था, वन पंच वुमन। देखते ही देखते पूरे स्टेडियम में वन पंच वुमन के नाम से नारे गूंजने लगे। अपनी टीम में अनिका की बढ़ती हुई फेम देखकर मयूर को जलेसी होने लगी थी, मगर वह जानता था कि कल के फाइट्स के मुकाबले आज होने वाली फाइट्स में ज्यादा खतरनाक फाइटर्स होंगे, जिनको वन पंच में ढेर करना अनिका के लिए नामुमकिन था। कुछ ही देर में अनिका के लिए चीयर कर रहे इन फैंस को असली फाइटर्स के बारे में पता चल जाएगा। यह सोचकर मयूर फिर से अपनी बॉडी स्ट्रेचिंग करने लगा। तभी स्टेडियम में से किसी लड़की की आवाज आई, अरे उस कंटेस्टेंट को तो देखो, जिसने अपने हाथों में बच्ची को पकड़ रखा है, कितना हैंडसम है, मास्क पहना है। फिर भी मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि मास्क के पीछे जो लड़का है वह बहुत हैंडसम है, और उसकी हिम्मत तो देखो, अपनी छोटी सी बच्ची को भी रिंग में ले आया है। हैंडसम और बहादुरी का इससे अच्छा कॉम्बिनेशन मैंने आज तक नहीं देखा। रोहित की बढ़ती हुई फैन फॉलोइंग्स देखकर
फिर मयूर गुलेरिया मायूस हो गया। वह यह सोचने लगा कि एक छोटी सी बच्ची को रिंग में लेकर आने का आइडिया उसे पहले क्यों नहीं आया। इस तरह वो बहुत जल्दी फेमस हो जाता। मगर अब मयूर को सिर्फ मैच के शुरू होने का इंतजार था। अपने दम पर अपनी टीम को मैच जीता कर मयूर पूरे स्टेडियम में सबकी जुबान पर एक ही नाम सुनना चाहता था, कंटेस्टेंट 136। मयूर बड़ी ही सीरियस बॉडी वार्म अप करने लगा और रेफरी के इशारे का इंतजार करने लगा।